हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूँ। वो है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा काम करता है और उसका कंस्ट्रक्शन फीचर क्या है, उसी के बारे में। ये जो टॉपिक है जो वेल्डर बच्चे हैं उनके लिए भी है और जो इलेक्ट्रिशियन बच्चे हैं उनके लिए भी है। चलो थोड़ा आपके सामने थोड़ा थ्योरी ला रहा हूँ। देखो, जो आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, एक आर्क वेल्डिंग मशीन होता है। आर्क वेल्डिंग मशीन एक मशीन के तौर पर आपके सामने आता है। ये जो आर्क वेल्डिंग मशीन होता है ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एसी टाइप के होते हैं और दूसरे जो होता है वो डीसी टाइप के होते हैं। अल्टरनेटिव करंट यानी एसी, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। देखो, तो एसी जो मशीन है वो कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होता है ना, ट्रांसफार्मर से प्रोड्यूस होता है। जो डीसी है, जो डीसी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एसी किस में प्रोड्यूस होता है, जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर के थ्रू हम एसी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो डीसी होते हैं, जो डीसी होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है ना, रेक्टिफायर से। आज जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। जो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है तो वो मतलब उसका कंस्ट्रक्शन फीचर क्या है। थोड़ा इसको समझने से पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ जो इसको समझने के बहुत जरूरी होता है। एक है, जो इलेक्ट्रिशियन बच्चे हैं वो तो जान लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी कुछ जिनको जानकारी नहीं है थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ। एक चीज़ है करंट। करंट मतलब क्या है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज करंट। करंट का मतलब क्या है, वो होता है आई, मतलब वैद्युतिक स्रोतों करंट होता है। उसके बाद क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, जिसमें करंट फ्लो करता है वो होता है कंडक्टर। माने ये जो हिस्सा है उसमें करंट फ्लो होता है, मतलब आई इसमें फ्लो होता है, इसको हम करंट कहते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है वो कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर हो जाता है कंडक्टर। उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये चीज आपको कंस्ट्रक्ट मतलब ट्रांसफार्मर के बारे में जानने के लिए ये जरूरी होता है। रेजिस्टेंस क्या है, मानो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में क्या है ना, करंट फ्लो कर रहा है। जब भी ये करंट को फ्लो को जब भी कोई अपोज कर रहा है वो है आपका रेजिस्टेंस। मतलब जब फ्लो ऑफ व्हेन द करंट इज रजिस्टर्ड बाय ए थिंग्स इट इज नाउ एज रेजिस्टेंस। तो ये जब करंट इसमें फ्लो करता है, जब ये इससे अपोज हो जाता है, ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या कैसे होता है, मानो कोई एक वायर है। वायर तो बहुत किस्म का होता है, एक थीन होता है और थिक होता है। जब थीन वायर होता है, मतलब ये यहां लिखता हूं थीन वायर। जब एक पतला वायर में जब करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, वो अच्छा से फ्लो नहीं कर पाता। जैसे कि हिस्सा है, कब आप छोटे से एक डोर हो, अब बहुत से बच्चे को उस डोर से निकलने के लिए बोला जाता है, तभी क्या होता है आप ठीक से निकल नहीं सकते। तभी क्या होता है, जो डोर होता है आपके सामने वो रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही एक थीन वायर है, थीन वायर में आप जब कंडक्टर मतलब करंट को आप फ्लो करते हैं तो वो अच्छा से फ्लो नहीं हो पाता है, मतलब ये है एक रेजिस्टेंस। और क्या होता है, जब ये जो वायर होता है, जब ये इसमें क्या होता है, जब घुमाव रहता है, मतलब ये इससे घूम घूम के रहता है, तब करंट फ्री से फ्लो नहीं कर पाता है, तो ये बन जाता है एक तरह का रेजिस्टेंस। तो ये एक सामने अब रेजिस्टेंस का मैं एग्जांपल दिया। उसके बाद होता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वो होता है कि फोर्स। पूरा आसान सी बात, वोल्टेज क्या होता है, फोर्स। ये करंट को यहां से फ्लो करने के लिए क्या होता है, एक फोर्स का जरूरत होता है। जब ये फोर्स ज्यादा होगा तो जो आई होता है, करंट फ्लो ज्यादा होता है, मतलब वो टाइम के हिसाब से बहुत कमता है कि या बढ़ता है। जब अच्छा वोल्टेज रहता है, वोल्टेज का प्रेशर ज्यादा रहता है, तो करंट बहुत आराम से फ्लो हो जाता है। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब यहाँ वोल्टेज 220 है तो करंट फ्लो जितना होगा, जब वोल्टेज का
250 हो जाता है यानी 260 हो जाता है तो करंट फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है वोल्टेज। वोल्टेज मतलब एक फोर्स है। तो मैं यहाँ एक और भी एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूँ। ये सामने आपका एक टेप है, ये पानी का टेप है। जब भी ये पानी का टेप को आप खुला और एक यहाँ एक बॉकेट है, जब यहाँ ज्यादा आप खोलेंगे ये जल्दी भर्ती होगा, ये जब कम खोलेंगे तो ये मैंने बहुत टाइम लगेगा। तब ये होता है आपका फोर्स। जब वो वोल्टेज ज्यादा होगा ये जल्दी मतलब यदि आपका वोल्टेज ज्यादा रहेगा ये जल्द ही फिलअप हो जाएगा, और जब कम रहेगा ये टाइम लगेगा। तो ये हिस्सा हम जो ट्रांसफार्मर समझते हैं वो ट्रांसफार्मर में लगेगा। थोड़ा देखिए इधर, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, एक वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग तो आप सब में देखे होंगे, फैन में भी लगा रहता है, मोटर में भी लगा रहता है, सभी में वाइंडिंग लगा रहता है। वाइंडिंग में क्या होता है, एक चीज रहता है, वो है एक आयरन कोर रहता है। एक आयरन कोर इधर रहता है, एक आयरन कोर के ऊपर, मतलब ये जो सिंबल में लिख रहा हूं एक आयरन कोर है। आयरन कोर क्या किस में बोला जाता है, बना रहता है ना, ये स्टील एलॉय, ये स्टील एलॉय से बना होता है। मतलब ये बहुत सी प्लेट इसमें लगा रहता है। आप कभी देखे होंगे, कभी खोल के भी देखे होंगे, जो पुराना वाइंडिंग वगैरह है आपको खोल के देखे होंगे, तो इसमें बहुत सी आयरन कोर होते हैं। एक कोर के ऊपर क्या होता है, जो वाइंडिंग होता है उसमें वायर इससे टॉर्न देके रखा जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर बनता है तो उसमें क्या होता है, जो आयरन कोर रहता है उसके ऊपर एक वायर का टर्न रहता है। इस टर्न को क्या बोलते हैं, कोयल बोलते हैं, इसको कोयल बोलते हैं। ये जो पहला वाला जो कोर है ये है प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है इसको, प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग। देखो ये दोनों वाइंडिंग में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, ये जो पहला वाला वाइंडिंग है इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ फिगर करके रख रहा हूं। ये पहला वाला जो वाइंडिंग है इसमें क्या है, ज्यादा टर्न है, यानी मोर टर्न। और क्या है, इसमें जो वायर लगा रहता है वो क्या होता है, थीन होता है, थीन होता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें क्या होता है ना, लेस टर्न होता है। इसमें लेस टर्न होते हैं, और क्या होता है इसमें जो होता है थिक वायर होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं जो एग्जांपल आपके सामने रखा था। ये देखो, पहले जो मेन सप्लाई है, आपको जो घर में जो जहां भी करंट मिलता है, आपको मेन सप्लाई जो है वो मेन सप्लाई कितना वोल्टेज होता है ना, 220 वोल्ट, नहीं तो 440 वोल्ट, इतना ही रहता है। तो ये क्या होता है, मेन सप्लाई जो है इस वाइंडिंग को कनेक्शन किया जाता है। मशीन में जो इनपुट है, मतलब ये जो है ये इनपुट है, इनपुट कितना होता है 220 और 440 वोल्ट होता है, इनपुट होता है। तब जब इससे जो मशीन से निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये जो प्रोड्यूस होगा इसमें क्या होगा ना, ये लो वोल्टेज, ये क्या प्रोड्यूस करेगा ना, लो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और हाई एम्पियर। ये हाई एम्पियर प्रोड्यूस करेगा। हाई एम्पियर क्यों चाहिए, तो पहले आपको समझना चाहिए, सारा चीज को आपको समझना चाहिए। समझ नहीं समझेंगे तो आप कोई भी थ्योरी कल यानी भाइबो एग्जाम में आपको कोई भी माने क्या करे, कैंसिल कर सकता है। हाई एम्पियर्स क्यों है, जब हाई एम्पियर्स होगा उससे जरिए हम क्या करेंगे, स्पार्क क्रिएट कर सकेंगे। जब ओल्डिंग के लिए स्पार्क का पहले जरूरत होता है। स्पार्क से क्या होता है ना, आर्क क्रिएट होता है। आर्क से क्रिएट क्या होता है, मैं जो पहला जो थ्योरी वीडियो बनाता हूं उसमें समझ सकता हूं, समझा दिया हूं। ये होता है हीट क्रिएट होता है। हीट क्रिएट का फॉर्मूला मैं आपको पहले से बता
चुका हूं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब यहाँ जो हीट क्रिएट होगा इसी फॉर्मूला से क्रिएट होगा। थोड़ा आगे चला गया, यहाँ थोड़ा आपको समझा रहा हूं। ये क्या है, इधर जो है ज्यादा टर्न दिया गया है प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है लेस टर्न दिया गया है और मोटा तार दिया है। देखो इसका अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये दोनों वाइंडिंग में कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब ये दो वाइंडिंग आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। जब क्या होता है, ये जो फंक्शन है जो ये कैसे काम करता है, जब यहाँ हम करंट को ये वाइंडिंग में देते हैं, ये जो टर्न है, इससे टर्न से क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है इस वायर में, वो क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट करता है। वो जो मैग्नेटिक लाइन क्या क्या करता है, वो अपने आप जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग को इंड्यूस हो जाता है, मतलब यहां से यहां तक अपने आप चला जाता है। तो आपको सामने थोड़ा मैं समझाऊं कैसे जा रहा है। देखो आप कभी भी बारिश के दिन में जब छतरी लेके बाहर घूम रहे होते, जब भी कभी लाइट होता है, देखो वो लाइट का जो करंट है आपको महसूस हो जाता है, वो छतरी पकड़ के जो पाइप होता है, जो आयरन पाइप होता है उसमें मालूम हो जाता है। और एक ये है, जब कभी हाई करंट फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिक वायर होता है रेलवेज में, तब उसका नीचे आप जब वो लेकर छतरी जा रहे हो तो उसका करंट को आपको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही तो ये भी हम भी बच्चे जब क्या होता है, जब पहले से 5 और 7 क्लास में पढ़ते थे, वो क्या बोलते थे, एक मैग्नेटिक बनाते थे, क्या कि एक लोहे का कंटा लेके उसमें क्या है वायर घुमा देते थे और बैटरी में कनेक्शन करके जैसे हम बना देते थे, एक मैग्नेट बनाते थे, वैसे ही चीज इधर है। बहुत आसान सा बात। तभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये अपने आप यहां से यहां तक इंड्यूस हो जाता है। ये जो कोई बिना कनेक्शन से यहां तक जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बस ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कौन सा जरिया है जो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक करंट फ्लो हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से आप पहले वाइंडिंग से करंट यहां तक आता है। तो ये देखो, ये जो करंट है तो क्या है, यहां से यहां तक अभी आ गया। क्या हुआ, कौन सा रूप में यहां आया, ये क्या है, मैं पहले से बोल चुका हूं। जब लेस वायर में, मतलब थिन वायर में जब करंट फ्लो करेगा, वो क्या करेगा ना, वोल्टेज को कम कर देगा, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना टर्न्स रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहने से क्या है, ये आपको सामने क्या कर देगा, ये जो यहां तक आ जाएगा, ये क्या होगा ना, हाई करंट कर देगा। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है अभी, क्या करेगा, ये हाई करंट प्रोड्यूस कर देगा। और क्या करेगा, ये जो वोल्टेज था ये इसको डाउन कर देगा, मतलब यहां बिटवीन 40 वोल्ट से 100 वोल्ट तक ये आपके सामने जो ओसीबी ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ओपन सर्किट वोल्टेज इतना ही करके आपको देगा होल्डिंग के लिए। तो जो होल्डिंग करते हैं तो इनको इनिशियली हाई करंट की जरूरत होता है। हाई करंट की जरूरत है इसीलिए ना, एक स्पार्क क्रिएट करने के लिए हाई करंट का जरूरत बहुत है, और जो ओपन सर्किट वोल्टेज जो स्टार्टिंग के लिए रहता है वो इतना ही रहता है। तो एक ही बात ये है, जो होल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो होल्डिंग करते हैं तो वो लाइव वायर जो खुला रहता है, वो वायर को जो ओपन हैंड में भी पकड़ लेते हैं तो उनको मतलब कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज बहुत कम है। लेकिन ये जो मेन सप्लाई में जो वो वोल्टेज वो पा लेते हैं 220 और 440 में, इनको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस बहुत है। यहाँ थोड़ा मैं एसी वाइंडिंग के बारे में थोड़ा भी जानकारी दे दिया, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसा डीसी प्रोड्यूस करता है। मतलब वही एक ही हिस्सा जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए वो क्या है, एक ब्रिज रेक्टिफायर से लाया जाता है, एक रेक्टिफायर सेल में उसको कनेक्ट किया जाता है, तभी वो क्या करता है ना, वो डीसी प्रोड्यूस कर देता है। मैं थोड़ा टाइम तो बहुत कम है, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं कि अगले वीडियो में आपको पूरा से ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है उसी के बारे में समझा दूंगा। जो इस सिंबल को लेकर समझ जा चुके हैं कि समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जो नहीं समझ रहे हैं तो मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसा काम करता है। ये जो है एक ब्रिज रेक्टिफायर का सिंबल, इससे क्या होता है, जो एसी
ट्रांसफार्मर के जरिए आते हुए यह आपके सामने क्या होगा ना, एक डीसी प्रोड्यूस कर देगा। आज के लिए इतना ही। कोई भी आपको दिक्कत है तो हमारा जो चैनल है, चैनल में आप कमेंट कीजिए और कुछ आपका मत रखिए कि कैसा क्या होता है, हम आपको पूरा डिटेल्स में बता देंगे। थोड़ा देखो, ये जो कोयल है, उसमें क्या है आपको थोड़ा मैं यहाँ बता दूं थोड़ा, ये क्या होता है, यहाँ कितना वोल्टेज है। यहाँ वोल्टेज के जानने के लिए एक फॉर्मूला है। मतलब क्या है, वोल्टेज एट सेकेंडरी वाइंडिंग, वोल्टेज एट सेकेंडरी वाइंडिंग का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज एट प्राइमरी वाइंडिंग into number of turns secondary winding divided by number of turns primary winding. Voltage at primary winding into number of turns secondary winding divided by number of turns प्राइमरी वाइंडिंग। इससे आप पता चल जाएगा कि यहाँ कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।